आईटी प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बैनर में, आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सीबीटी पर एनालिसिस अगस्त 2024 मेन एग्ज़ाम। इसमें हम यहाँ पे सीबीटी पेपर एनालिसिस करेंगे। जो भी हमारे पिछले साल अगस्त में मेन एग्ज़ाम हुए थे उसके जो पेपर आए हुए हैं, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं और किस प्रकार से उसका पैटर्न रहा है, वो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी छात्र आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको 100% सफलता प्राप्त हो सके। तो जो पैटर्न है उस पैटर्न को भी ध्यान में रखें, क्योंकि इस बार जो है पैटर्न पूरी तरह से बदला हुआ है और क्वेश्चन भी बदल के आ रहे हैं। तो यानी पीडीएफ जो बच्चे पढ़ते थे तो उससे क्वेश्चंस नहीं फंस पा रहे हैं। तो पीछे साल के भी क्वेश्चंस को देख लीजिए, बुक और से भी देख लीजिए। पीडीएफ पे भरोसे मत जाइएगा, नहीं तो आप उसमें फेल हो सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे शुरू करते हैं कि किस प्रकार से नए नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पे जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का 24 अगस्त 2024 को जो है एग्ज़ाम हुआ था 9:11 AM पर। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे क्वेश्चंस की यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला ट्रेड थ्योरी में चलते हैं। ट्रेड थ्योरी में जो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो डीसी मशीन में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करना, मशीन को गर्म हवा डालना। मशीन में क्या होता है, ब्लोइंग एयर, हॉट एयर का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सेकंड क्वेश्चन, गति नियंत्रण की कौन सी विधि 3 फेज मोटर में 2 या 2 से अधिक तुल्यकालिक गति दे सकती हैं। तो इसको तब होता है गति नियंत्रण की 3 फेज मोटर में तुल्यकालिक गति की बात कर रहे हैं। तो इसके हम स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदल कर हम क्या कर सकते हैं, उसके गति का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि डीसी मोटर का क्या प्रकार है। तो डीसी मोटर तो है डीसी मोटर में, लेकिन कौन सी है, तो ये कौन सी है, शॉर्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ सीरीज से पहले लग रहा है शंट, तो इसको हम बोलेंगे क्या, शॉर्ट कंपाउंड मोटर, क्योंकि सीरीज, आर्मेचर और शंट तीनों इसलिए कंपाउंड हो गया। शॉर्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये सीरीज से पहले शॉर्ट हो जा रही है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर बोला जाता है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीएफडी का पूर्ण रूप क्या होता है। वीएफडी का पूर्ण रूप होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर में हमें ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टर में वोल्टेज प्रतिशत का यूज करने के लिए होता है VNFL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100, यानी इसका बी वाला जो राइट आंसर है देखिए। ठीक है, केवल बी वाला ही सही है, बाकी सब गलत है इसमें। ठीक है, तो आप जब भी कर ध्यान रहे तो इसका चीज़ को ध्यान रखें कि VNL यानी कि नो लोड माइनस फुल लोड होना चाहिए, अपॉन फुल लोड होना चाहिए। ठीक है, और कोई इसमें होगा तो वो गलत है माना जाएगा, तो इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटे की गणना करें यदि समांतर में 4 सेल जुड़े हैं और 8 एज के रूप में रेटिंग की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वोल्टेज और एम्पियर की गणना करनी है। तो वोल्टेज देखिए, क्योंकि समांतर में जुड़े हुए हैं तो समांतर तो में क्या होगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा, तो सेम कौन रहेगा, 1.5 वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, 1.5 वोल्ट सेम आ रहा। इसमें देखिए 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 3 वोल्ट है। तो क्योंकि अब समांतर में जो है सेम वोल्टेज रहेगा तो 1.5 वाला ऐसे ही होगा। तो यानी 1.5 32H जो आ जाएगा वो हमारी क्या आ जाएगी, बैटरी की घंटे आ जाएगी और वोल्टेज 1.5 वोल्ट हो जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन के वोल्टेज का अनुपात क्या होता है। तो जो वोल्टेज AC वोल्टेज अनुपात होती है वो 415 और 240 होता है, यानी 3 फेज में 415 वोल्ट और सिंगल फेज में कितना होता है, 240 वोल्ट होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसके अलावा कोई भी वोल्टेज अगर वैल्यू आपको दिखती है तो वो सही नहीं है। ठीक है, केवल यही वाला सी ऑप्शन ही सही है, 415 3 फेज में और सिंगल फेज में 240 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, डिस्क पिन इंसुलेटर
बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहता है? तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि वर्षा के पानी को टपकने के लिए से रोकने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो डिस्क इंसुलेटर का इसीलिए बनाया जाता है। तो डिस्क इंसुलेटर का जो होता है क्या, ग्लेजिंग की जाती है ताकि उस पर कोई पानी रुक ना सके, और वो किनारों की तरफ झुका इसलिए होता है ताकि जो पानी ऊपर से गिरे तो वो बाहर की ओर चला जाए, उस डिस्क उसके पिन पे ना पड़े। ठीक है, डिस्क इंसुलेटर के पिन पे ना आए वो, इसलिए इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडक्शन मोटर में 3 फेज स्क्वायरल केज स्लिप की गणना का फार्मूला क्या होता है? तो 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की जो होती है स्लिप होती है NS माइनस NR। ठीक है, यानी कि जो स्टेटर फ्रीक्वेंसी माइनस रोटर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ये हमारा स्लिप होता है, तो इसका सी राइट आंसर। अगर प्रतिशत स्लिप की बात करेगा तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल 100 कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, स्टेपर मोटर के क्या फ़ायदे हैं? तो स्टेपर मोटर का जो मुख्य उद्देश्य है बहुत कम गति पर चलता है। ठीक है, बहुत स्लो गति पे चलता है, तो इसका उपयोग ज़्यादातर हम लोग रोबोटिक्स में ज़्यादा किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं, या फिर सिग्नलिंग में करते हैं तो वहाँ भी इसका उपयोग करा जाता है। तो मोटर काफ़ी स्लो होती है और स्टेप में चलती है, तो जितना स्टेप हमको चलाना होता है उतना उसमें प्रोग्राम कर देते हैं, तो वो उतना ही उस स्टेप घूमेगा। जैसे 4 स्टेप चलाना में तो 4 स्टेप चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 12वां क्वेश्चन, प्रतिरोध के संबंध में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है? तो रनिंग वाइंडिंग कम होती है और वाइंडिंग अधिक होती है। ठीक है, कि कहने का क्या मतलब है कि रनिंग वाइंडिंग इज़ लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर। यानी कि क्या करना है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसकी वाइंडिंग और उसके बीच में संबंध बताना है इसमें। तो संबंध यही होता है कि जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो कम होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो क्या होती है, उसमें अधिक होती है। अधिक होती है मतलब रेजिस्टेंस की बात हम करते हैं या कॉइल की बात हम करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग को हम लोग जो क्या करते हैं, कॉइल ज़्यादा बनाते हैं या रेजिस्टेंस उसका हाई रखते हैं और रनिंग का कम रखा जाता है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंक्रोनस मोटर के वी वक्र द्वारा किसे दर्शाया जाता है? तो सिंक्रोनस मोटर के वी वक्र द्वारा क्या करते हैं हम लोग, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच को संबंध को दिखाया जाता है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 14 क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया है कि एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स एक्सिस से चिन्हित भाग घटक को क्या बोलते हैं? तो ये एक्स घटक भाग है, इसको बोलते हैं डीसी बस बार बोलते हैं। ठीक है, डीसी बस बोलते हैं, जो क्या करता है, इन दोनों के बीच को कनेक्शन को क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, डीसी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोध का उपयोग क्या है? तो वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोध का उपयोग क्या होता है, ओवर वोल्टेज सुरक्षा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर प्रतिरोधक नहीं लगाएंगे तो हम ओवर वोल्टेज से उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे अपने सर्किट की, तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या होता है? तो क्लास ए जो एम्पलीफायर होता है वो न्यूनतम विकृति यानी कि न्यूनतम डिस्टॉर्शन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो जहाँ पे हमें न्यूनतम यानी कि कम से कम डिस्टॉर्शन यानी अवरोध उत्पन्न चाहिए, डिस्टॉर्शन चाहिए, नॉइस कम चाहिए, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, क्लास ए एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं वहाँ पे, तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? तो लिमिट स्विच का नाम मेन लिफ्ट सर्किट में बेसिकली यूज किया जाता है। यहाँ पे इसे स्ट्रीट लाइटिंग में नहीं कर सकते, बैटरी चार्जिंग में नहीं कर सकते, घरेलू सर्किट में भी नहीं कर सकते, लेकिन लिफ्ट सर्किट में कर सकते हैं। लिफ्ट सर्किट में इसलिए लिमिट स्विच, तो लिमिट स्विच एक ऐसा स्विच है जो क्या करता है, जिसे कंडीशन में पूरा करता है तो क्या करता है, वो सर्किट को ओपन कर देता है। ठीक है, तो लिफ्ट क्या, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो एक लिमिट होती है कि उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो लिमिट जहाँ पे लगाएं तो वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी लिमिट लगाने की बात है कि वहाँ पे लिमिट स्विच लगा दिया जाता है। तो स्विच जैसे उसको प्रेस करता है तो क्या करता है, वहाँ से सर्किट ब्रेक कर देता है, तो ये मोटर को रोक देता है, इससे आगे ऊपर सप्लाई नहीं जाएगी, लिफ्ट उससे ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 पोल स्टेटर मोटर की ध्रुव डिग्री क्या होगी? तो 6 पोल मोटर की ध्रुव डिग्री क्या होगी, 1080 डिग्री होती है। इसमें सूत्र में रखेंगे और 6 पोल रख देंगे तो वहाँ से आपका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्र में दिखाया गया एक्स के रूप में चिन्हित डीसी ड्राइव के भाग का नाम क्या है? तो डीसी ड्राइव में जो एक्स भाग यानी उसकी जो बॉडी है, यानी मुख्य ड्राइव असेंबली जिसको बोला जाता है, ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, मुख्य ड्राइव असेंबली बोला जाता है, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट इनबिल्ट होते हैं। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने के सक्षम है? तो वोल्टेज स्पाइक्स यानी कि जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है, यानी जिसको हम लोग रिपल फैक्टर बोलते हैं, तो उस रिपल फैक्टर को फिल्टर करने का काम करता है कौन सा? एलसी फिल्टर करता है। एलसी फिल्टर का भी स्पाइक्स को सक्षम है, कम करने में सक्षम है। ठीक है, तो इसको एलसी फिल्टर बोलते हैं, इंडक्टर कैपेसिटेंस फिल्टर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य होता है? तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का मुख्य उद्देश्य होता है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। ठीक है, क्योंकि अगर ये चुंबकित नहीं करेंगे तो हमारे जो डीसी जनरेटर का डीसी नहीं बना पाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर नहीं हो पाएगी। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्किट ब्रेकर के संचालन में रिले का क्या कार्य होता है? तो सर्किट संचालन में असामान्य स्थिति भाग का ट्रिप कमांड को भेजता है। तो रिले का काम ये है कि अगर कोई फॉल्ट मिलता है सर्किट में तो क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा किसको? आइसोलेटर को। तो आइसोलेटर क्या करेगा, वहाँ से उसको ट्रिप कर देगा। ठीक है, तो रिले का ये काम होता है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बड़े डीसी जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है? तो बड़े डीसी जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया के चुंबकीय प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जब जनरेटर करता है तो उसमें एक कंपनसेटिंग यानी कि एक वाइंडिंग दी जाती है, जिससे क्या करना पड़ता है कि जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स के साथ जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो फ्लक्स क्या होता है, मेन फ्लक्स से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या मोटर लॉकिंग करने लगती है। तो हमें क्या करना, उस मेन फ्लक्स को कम करना पड़ता है। तो उस फ्लक्स को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसमें क्षतिपूर्ति वाइंडिंग उसको यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग उसको बोलते हैं, उसका उपयोग हम यहाँ पे करते हैं। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों का उपयोग किया जाता है, यानी डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो डीसी कंपाउंड मोटरों का उपयोग अलग अलग लोड की आवश्यकता के अनुसार नियत गति पर किया जाता है। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर जो क्या है, कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, नियत कांस्टेंट, इसका फ्लक्चुएशन नहीं होता। अलग अलग लोड पे सेम परफॉर्मेंस, सेम लोड उस पर आएगा और नियत स्पीड उस पर देगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग डीसी कंपाउंड जनरेटर्स का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो चित्र में दिखाए गए परीक्षण अनुमान करना, क्योंकि ग्राउलर है, ग्राउलर के ऊपर ये आर्मेचर रखा हुआ है, तो यहाँ पे आर्मेचर टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड कॉइल टेस्ट बोला जाता है। ग्राउंड कॉइल टेस्ट का मतलब ये हो गया कि एक सप्लाई ग्राउंड हो गया, इनमें हो गया, और एक क्या करेंगे हम लोग, उसके कम्यूटेटर की एक स्ट्रिप पे रखेंगे, उसकी बॉडी यानी उसके शाफ्ट पे टेस्टिंग करेंगे, किसके, मैगर के थ्रू या मिली वोल्ट मीटर के थ्रू जो रखेंगे। तो अगर इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन आता है वोल्टेज का, तो इसका मतलब वो अर्थ हो गया है। इसी में हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी करते हैं इसी पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या है, ग्राउंड टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ग्राउंड कॉइल टेस्ट इसको बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में परिचालन में कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? तो अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम में कौन उपयोग करता है? तो सबसे टाइमर उपयोग करता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? तो 3 कला जो है, 3 फेज जो है कंसंट्रेटिव वाइंडिंग जो होती है, उसका हमें अवगुण यानी उसका लॉस बताना है। तो एक अंत कनेक्शन बसाना, ये भी सही है। कॉइल को समान रूप से आकार देना कम कठिन है, ये भी सही है। कम शीतलन स्थान आवश्यक उपलब्ध है, ये भी सही है। लेकिन एक स्टेप फॉर्मर की आवश्यकता होती है, तो ये इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यदि कॉइल 1 का अंतिम लीड कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से एडजस्ट कॉइल 2 के शुरुआती लीड से जुड़ा है, तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा? तो उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग बोला जाता है। जब क्या करता है, पहली कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी कॉइल के शुरुआती किले से जुड़ा होता है, उसको तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग बोला जाता है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्र में दिखाया गया डीसी जनरेटर का नाम बताइए। तो डीसी जनरेटर देखिए कि सीरीज भी है, आर्मेचर भी है, कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड तो हो गया, लेकिन अब इसमें देखिए एरो, करंट का डायरेक्शन देखना है। तो करंट का डायरेक्शन देखिए कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है। तो
तो या तो कम्युलेटिव होगा या फिर डिफरेंशियल होगा। अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। तो ये डिफरेंशियल शंट कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल शंट कंपाउंड, ठीक है, मोटर है ये। लेकिन अगर ये एरो क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि जो सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग का जो करंट है ये क्या होता है, सेम डायरेक्शन में हो जाता है, तो वो हमारा कम्युलेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका डी ऑप्शन है, डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर आर्मेचर में घूर्णन की दिशा को निर्धारित करने के लिए हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा होता है, यानी कि उसका हमें क्या बताना है। एसी रिएक्टिव एंड इंडक्टिव लोड के बारे में बोलते हैं, उसको AC2 बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक होती है। तो सिंक्रोनस मोटर की ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति हमें कहता है मोटर को तुल्यकालिक गति में चलाए रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको डी सप्लाई दे देंगे तो तुल्यकालिक गति पर नहीं चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट का जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, स्टार्टर का प्रतीक बताइए। तो जो किस प्रकार के स्टार्टर है ये, तो स्टार्टर है तो किस प्रकार का, ऑटो स्टार्ट ट्रांसफार्मर स्टार्टर बोला जाता है इसको, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बल गुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो परिवर्तित यानी कि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, वेरिएबल स्पीड पे हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर किसका, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्र में दिखाया गया अल्टरनेटर का भाग का नाम बताइए। तो चित्र में जो अल्टरनेटर दिख रहा है इसके अंदर जो आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर जो स्लॉटेड होती है उनका है, तो इसको मुख्य ध्रुव रोटर बोलते हैं, जिसको क्या साइलेंट पोल रोटर बोला जाता है। ठीक, यहाँ पे क्योंकि साइलेंट पोल रोटर यूज करते हैं तो इसलिए इसको साइलेंट पोल रोटर बोला जाता है, तो इसका डी राइट आंसर होगा, यानी मुख्य ध्रुव रोटर हिंदी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 HP की 3 फेज इंडक्शन मोटर को फुल लोड पर चलाने के लिए फ्यूज की रेटिंग क्या रहेगी। तो 10 HP की जो मोटर होती है उसको चलाने के लिए कम से कम हमें 10 से 25 एम्पियर तक का चाहिए। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा कि 25 एम्पियर का हमें फ्यूज लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IGBT का कौन सा अवगुण है। तो IGBT का जो है ऑन स्टेट लॉस और रिड्यूस, राज्य में घाटा कम हो गया है, हाई स्विचिंग आवृत्ति ये है, सही है, समतल तापमान गुणांक ये भी सही सेम होता है। लेकिन देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया है स्टैटिक चार्ज की समस्या, तो इसमें स्टैटिक चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन ये कह रहा है कि इसमें समस्या है, तो ये मतलब ये ऑप्शन गलत है, तो इसका बी जो इसका सही आंसर होगा, तो इसका अवगुण है। ठीक है, ये इसका अवगुण है, बाकी सब तो इसके सही चीज़ें हैं, लाभ हैं। बाकी इसमें एक यही प्रॉब्लम होती है कि इसमें स्टैटिक चार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। तो एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि विकृति को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको में कम से कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फीडबैक सर्किट यूज करना पड़ता है, वो भी किसका, नेगेटिव फीडबैक का। ठीक है, ताकि हमें कम से कम डिस्टॉर्शन प्राप्त हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे टेट थ्योरी के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो हम 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, विच सिंबल इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेस द चेंज ऑफ लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। तो लंबाई में परिवर्तन को बता देते हैं DL या डेल्टा L जिसको बोलते हैं, उससे भी आप डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे DL है, स्मॉल d स्मॉल l, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप यहाँ पे बताना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, SP का विस्तृत रूप क्या बताना है। तो SP का होता है सेलिंग प्राइस होता है, तो इसका सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई किसको रूपित करता है? तो आई क्या है, इंटरेस्ट को निरूपित करता है, ठीक है। प्रिंसिपल को पी से करते हैं, आर को रेट से, और ईयर को एन से करते हैं, ठीक है। लेकिन आई से निरूपित किसको करते हैं? इंटरेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 14x + 3y + 25x + 2y का मान बताना है। तो इसमें क्या करना है, x को जोड़ लीजिए, तो 25 और 14 कितना हो गया, और 2y और 3y जोड़ लीजिए, तो 39x हो गया, 39x + 5y, तो 39 + 5y, देखिए सी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा प्रतिबल है, ठीक है। तो कौन सा प्रतिबल है, देखिए ओवरलैपिंग प्रतिबल किसको बोलते हैं, क्या, शियर स्ट्रेस बोला जाता है, ठीक है। इस शियर स्ट्रेस को हम तो ओवरलैपिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिए क्या हुआ है, 250 हर्ट्ज से कम वोल्टता क्या कहलाती है? तो 250 से कम वोल्टेज जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलटी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एमटी क्या होता है, एमटी जो है 220 से लेकर के 200 जो तुम्हारा 600 वोल्ट तक होता है वो एमटी में आता है। और ईएसटी क्या आता है, जो होता है हमारा 200 500 ऊपर 11 kV लाइन जो होती है इसको एसटी लाइन बोलते हैं। ईएसटी उससे भी अधिक होती है। तो सबसे बड़ी लाइन जो, तो हमें क्या बताना, सबसे कम वोल्टेज 250 वोल्ट तक बताना, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल? तो इस प्रतीक का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो प्रतीक दिख रहा है इस सिंबल का नाम बताना है आपको। तो सिंबल कौन सा है, ये कंडेंसर माइक्रोफोन है। कौन सा है, कंडेंसर माइक्रोफोन का सिंबल है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस गेट का नाम बताइए। देखिए गेट दिख रहा है आपको, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। कौन सा है, एंड गेट, सी ऑप्शन होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डायोडायोड का नाम बताइए। तो इस फोटो डायोड का नाम बताइए। इसमें ये बताना है कि फोटो डायोड कौन सा है, ठीक है। तो इसका ए फोटो डायोड जेनर है, तो जेनर डायोड है, ये भी नहीं है। और ये फोटो डायोड है, यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, एंट्री हो रही ना। अगर ये एरो बाहर की तरफ होता तो एलईडी बन जाता, लेकिन ये एरो अंदर की तरफ है, नहीं फोटो डायोड बोलते हैं जिसको, एलडीआर जिसको बोला जाता है, एलडीआर इसी कैटेगरी में आता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नीचे चित्र को पहचाने, चित्र में देखिए ये एसी का सिंबल है, तो एसी 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य रूप के लिए किस प्रयोग किए जाते हैं, फिर इसको पहचान करें। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोफोन को पहचान करने के लिए देखिए कौन सा फोन सिंबल सही है। तो बी, ए बी, सी भी नहीं सही, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। तो डी इसका सही राइट आंसर है, ठीक है। अब ड्राइंग के यहाँ पे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्किल के सारे 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? तो यहाँ पे क्या है, दूसरों के विचारों की राय को नज़रअंदाज करना, टीम के साथियों के प्रयासों को आलोचना करना, ठीक है, एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर आ रहा है कि एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर हमें काम करना चाहिए, तो एक टीम वर्क हमारा अच्छे से वर्क करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग, कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल डिवाइस के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस तकनीक मानक का प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल डिवाइस के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ब्लूटूथ का करते हैं। सीडी तो है नहीं, राउटर है नहीं, राउटर नेटवर्क प्रोवाइडर है, और पेन ड्राइव डेटा को ट्रांसफ़र करता है लेकिन फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, वर्चुअल फॉर्म में नहीं कर पाता। तो ब्लूटूथ वायरलेस फॉर्म में क्या करेगा, तो ब्लूटूथ ही करता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद कर सकता है? तो इसका क्या है, कोवर्कर से बात नहीं करना, कोई गलती नहीं करना, टेक्निकल स्किल, ठीक, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। तो ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही आएगा, डी ऑप्शन सही आएगा कि चुनौतीपूर्ण स्थिति में शांत रहकर ध्यान देना, ताकि लोगों के साथ अच्छा से मदद उनके साथ काम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, उपयुक्त कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है? तो उपयुक्त कार्यस्थल
शिष्टाचार है समय पर पाबंद होना, यानी कि पंचुअल होना। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काम के लिए माइग्रेट का क्या मतलब होता है? काम के लिए खोज करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। माइग्रेट करना, दूसरे स्थान पर हम लोग जाते हैं ना काम खोजने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेट। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, उचित वर्णात्मक शब्दों को वाक्य को पूरा करें। इस वाक्य देयर इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन विद लवली फ्लावर्स, इसका मतलब बिग होगा नहीं, बिग नहीं हो सकता, बिग गार्डन स्पेसिफिक नहीं होता, गुड नहीं, तो यानी ब्यूटीफुल इसमें सही बैठेगा, तो ब्यूटीफुल गार्डन होगा, तो इसका जो है सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि कोई अपने बिजनेस के लिए बैंक लोन अप्लाई करना चाहता है तो उसकी बिजनेस प्लान में क्या होनी चाहिए? तो उसके बिजनेस प्लान में व्यवसाय के बारे में चुनौतियों के साथ साथ समाधान भी होना चाहिए उसके अंदर। तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, उन कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तभी आपको बैंक जो है आपको लोन दे पाएगी। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नीचे दिए गए कौन सा विकल्प गिग इकोनॉमी में गिग का वर्णन करता है? एक विशिष्ट टास्क या प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, गिग, इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक फॉर्मल परिचय है? तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अवसर देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ये हमें क्या साक्षात्कार के लिए एक फॉर्मल परिचय होता है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरें ताकि वह एक सामर्थ्य वाक्य बन सके। तो इसमें एक उचित वाक्य भरना है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट द वाटर सिक्योरिटी, तो इसमें क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट द वाटर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कौन सा टर्म चीज़ों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो लॉन्ग टाइम में काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, बायोडाटा होना चाहिए। तो बायोडाटा किसका होना चाहिए? लघु और सटीक होना चाहिए, मतलब छोटे से छोटा होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ताकि उसको आसानी से उसको समझ सकें। अगर बहुत बड़ा बायोडाटा है तो उसको लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना अप स्किलिंग कहलाता है। नया कौशल सीखेंगे उसको क्या बोले? अप स्किलिंग बोलेंगे। रिस्किलिंग का मतलब होता है कि आप सीख चुके हैं आप, लेकिन उसको दोबारा से रिकॉल करना चाहते हैं, सो रिस्किलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अप स्किलिंग न्यू होगा तो अप स्किलिंग बोलते हैं उसको। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है? तो इसमें बैंकिंग एप्लीकेशन है, यूपीआई है, इंस्टाग्राम क्या है, एक सोशल मीडिया ऐप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर सी रहेगा, जो नहीं बताना है। नेक्स्ट है, गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज को सिंक्रोनाइज सेवा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग गूगल ड्राइव बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या गूगल द्वारा उसको फाइल्स को वहाँ पे सिंक्रोनाइज करके वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ट्विटर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति सबसे उपयुक्त होगी? तो ट्विटर के पद के लिए आवेदन करते समय ट्विटर पद हेतु आवेदन आपका नाम करेक्शन होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, यानी ए इसका, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। तो देयर इज़ अ वाटर सिक्योरिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज़ ड्राई। ठीक है, इट इज़ ड्राई, यानी इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भविष्य कार्य करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल क्या है? तो भविष्य में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण इंटरनेट कौशल में निपुणता प्राप्त करना है, क्योंकि आगे का सिस्टम जो पूरा डिजिटलाइज होने वाला है, तो हमें इंटरनेट के बारे में कम से कम जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करना, उसमें निपुणता हासिल करना है, ताकि हम अपना काम भविष्य में भी अपना काम कर सकें। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गुड वर्क हैबिट है? तो गुड वर्क की हैबिट कौन सी है? कार्यस्थल नियमों को पालन ना करना, ये गलत चीज़ है। कुछ गलत होने पर हार नहीं मानना, ये नियम
का है, गुड हैबिट है। और कम चुनौतीपूर्ण होने का, तनावग्रस्त हो जाना, ये भी गलत है। आसान कार्यों का चयन करना, ये भी गलत है। तो हमें एक काम करना है कि कुछ भी गलत होने पाए तो उसका हार नहीं मानना है, और हार मानने उस काम को लगातार करते रहें तो ये आपकी गुड हैबिट कहलाएगी, गुड वर्क हैबिट कहलाती है इसको। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य होता है ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सा हमारी मदद करेगा? तो शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को संतुलन बनाए रखने के लिए हमें हॉबीज़ ज़रूरी है। जब क्योंकि हमारे पास हॉबीज़ नहीं होंगी कि हमको क्या अच्छा लगता है, तो हम क्या मानसिक और शारीरिक संतुलन को हम बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए हॉबीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। हॉबीज़ में आप कुछ भी हो सकती है, आपका क्रिकेट खेलना हो गया, बैडमिंटन हो गया, या मूवी देखना हो गया, सिंगिंग हो गया, कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, एक पूर्णतः नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को अप स्किलिंग बोला जाता है। ये क्वेश्चन तो देखो 2 बार इसमें पूछा गया है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछे गए, लेकिन सेम पूछने का सेम मकसद ही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अप स्किलिंग। जब नया कौशल सीखेंगे तो उसको अप स्किलिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है? तो रॉ मटेरियल संसाधन है, प्रॉफिट कमाया ये भी संसाधन है, ग्राहक डेटाबेस ये भी संसाधन है, लेकिन व्यापार में हानि ये तुम्हारा आपका संसाधन नहीं है, रिसोर्स में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हों और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए? तो दोनों विचारों पर चर्चा करें और उन सबों को सहमत कराने का तरीका खोजना चाहिए। ठीक है, जो असहमत है उनके बीच सुनिए बात, और जो सहमत है उनकी बात करें, उनके बीच से कोई रास्ता निकाल करके जो असहमत है उनको भी सहमति उसमें दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो प्रत्येक संपर्कों के साथ संपर्क रहे, ताकि यानी कि अगर आप कस्टमर नेटवर्क बना रहे हैं तो हर एक तो एक ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि हर एक कस्टमर से आसानी से आप जुड़ सकें, उनसे संपर्क बनाए रखें। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अभी यहाँ पे हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सेम इसी पैटर्न पे लगभग क्वेश्चन इस बार भी आने वाले हैं। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ हो सकता है कि यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाए नेक्स्ट पेपर में। तो आप इसको अगर देख के जाएंगे तो आपको 4-5 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक अंक 2 अंक का होता है। तो अगर आप 5 क्वेश्चन भी आपके से पिछले वाले सट्टों से फंसते हैं, तब भी आपको 10 से 12 नंबर मिल जाएगा। तो आपकी पास होने में आपको आसानी रहेगी। तो यदि आपका हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी छात्र आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये सुविधा प्राप्त हो सके और वो अपना भी अच्छा से स्कोर कर सके। धन्यवाद।